सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब स्ट्रीम पे। इतिहास के इस सीरीज़ में आज हम लोग आगे की विषय वस्तु को समझेंगे, देखेंगे। अगर हम लोग बात करें सिंधु सभ्यता की, तो प्रथम नगरीय क्रांति जो है सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि भारत में प्रथम बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ था। काल निर्धारण की बात करें तो कार्बन डेटिंग जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा C14 जो होता है उसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है, जो सर्वाधिक मान्य है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि बहुत सारे विचारक जो हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं कि कब से कब तक इसका विस्तार रहा है। लेकिन सर्वमान्य जो मत है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। रेडियो कार्बन यानी रेडियो C14 तकनीक के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो ये एन एवरेज याद हम लोग को रखना है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सिंधु काल, सिंधु हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व, जिसमें कुछ इलाके थे तो कोटडीजी, दम्ब, सादात, आमड़ीनाल और सिसवल। वहीं बी ग्रुप में देख रहे हैं तो परिपक्व हड़प्पा काल जो हुआ 2600 के बाद शुरू होता है और 1900 ईसा पूर्व तक चलता है। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चांदुहारो, लोथल, कालीबंगा और बनावली हैं। और वहीं सी ग्रुप की बात करें तो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। इसमें रोजदी यानी गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में आदि क्षेत्र आते हैं। तो काल निर्धारण जो है इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो कि यहाँ पे शब्द आया है रेडियो कार्बन 14 निर्धारण जो विधि है इस क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। सभी सजीव वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है जिसको C14 कहते हैं। जैसे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास जो होता है उसका 14 होता है। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन अपरूपता शो करता है, यानी द कार्बन शोज द एलेक्ट्रॉन्स and there are so many allotropes of the carbons like diamond, graphite. Okay, so these are the allotropes of carbon. कार्बन की अपरूपता और अपरूपता में हम लोग देखते हैं डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, है ना। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास बिलार्ड फ्रैंक लिबी द्वारा 1940 ईस्वी में किया गया था और इनको 1960 ईस्वी में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जैसे आप लोग जानते हैं 1901 ईस्वी से शुरुआत होती है नोबेल पुरस्कार की और 1960 में जाकर के बिलार्ड फ्रैंक लिबी को इस खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या है इसके विषय में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग करते हैं। ये तस्वीर में देख रहे हैं आप लोग, जीवित अवस्था में मनुष्य, पशु पक्षी व वायुमंडल, पौधे वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं और उतनी ही मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उसमें ह्रास होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप लोग पढ़े हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, है ना, यूरेनियम 92, थोरियम, ये सभी यानी 90+ वाले जो एलिमेंट्स मिलते हैं आपको वे रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। अब इनमें क्या होता है कि कार्बन हर वस्तु में लगभग पाई जाती है। अब कार्बन पाई जाती है तो
अलार्म बज गया मेरा 6:30 का। मैं अभी जो कार्बन होता है वो आगे कैसे मूव करता है, तो रेडियो एक्टिविटी के द्वारा उस चीज़ को हम लोग शो अप करते हैं। जैसे मृत होने पर ये नया कार्बन नहीं लेते, परंतु उसे एक निश्चित दर से ह्रास करते हैं। यानी मान लीजिए आज 100 है, तो आज से 100 साल बाद ये 89 हो जाए, तो यह 11 का जो डिक्रीमेंट हुआ अगले 100 साल में ये और 11% घट जाए, है ना, तो 78 हो जाए अगले 100 साल में। तो हम ऐसे निर्धारित कर सकते हैं कि कब ये घटना घटित हुई होगी। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द carbon dating formulas, it gives the actual life of the object. तो किसी वस्तु में ऐसी ह्रास होती है और ऐसी निहित जो कार्बन होते हैं C14 की मात्रा को ज्ञात करने की प्रक्रिया को कार्बन 14 निर्धारण विधि या निर्धारण कार्बन डेटिंग कहते हैं। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन ग्रहण करती है। कार्बन के समस्त जो समस्थानिक हैं उसमें कार्बन 12 जो है रेडियोधर्मी नहीं होता है, लेकिन कार्बन 14 की बात करें तो वो रेडियोधर्मी है। जैसे कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं, तो उसमें कार्बन 12 जो है इसके पास प्रॉपर्टी नहीं होता है कि वो रेडियो एक्टिविटी शो करे, बट वहीं कार्बन 14 की बात करें तो ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है। जीवित पेड़ पौधों व जंतुओं में C12 और C14 दोनों समान अनुपात में पाए जाते हैं। जब पेड़ पौधों व जीव जंतु मर जाते हैं तब C12 की मात्रा यथावत स्थिर रहती है, लेकिन C14 की मात्रा क्रमशः कम होने लगती है। अगर यूपीएससी में ये क्वेश्चन रहे कि ऑप्शंस दिए रहेंगे कार्बन डेटिंग के संदर्भ में और उनमें रहेगा कि इनमें से सही कथनों पर विचार करें। कार्बन 14 की मात्रा स्थिर रहती है, कार्बन 12 की मात्रा बढ़ती जाती है। इन दोनों में ये दोनों कथन सही हैं, इनमें से कोई कथन सही नहीं है, या एक सही है या दो। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन का फ्रेम बताया है ना, ऐसे क्वेश्चन सेटिंग होती है। तो C14 की मात्रा क्या होती है, कम होने लगती है। जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तो इसमें विद्यमान C14 में आई कमी के माप कर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए संभव है कि C14 का आधा जीवन जो है 5568 वर्षों का होता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि C14 का आधा जो जीवन वर्ष होता है 5568 वर्ष, यानी 5568 वर्ष में ये आधा डिक्रीज होता है। अगर ये 100% रहा होगा तो 50% होने में इसको कितना समय लगेगा, 5568 वर्ष लग जाएगा। इस प्रकार वस्तु का भार 5568 वर्षों पहले निष्प्राण हो गई थी, तो उसकी C14 धारिता उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी जब तक जीवित थी। जिस वस्तु में C14 की मात्रा जितनी ही कम पाई जाती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो आफ्टर डिकेइंग इफ दे हैव द अमाउंट एज वेरी लेस, तो हम लोग उससे निर्धारित कर सकते हैं कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो जो आज से 50,000 वर्ष पहले की घटना हो सकती है,
वस्तु है उसके बारे में हम लोग जांच कर सकते हैं कि ये आज से 50,000 साल पहले कब की घटना है। कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की कार्य निर्धारित की जा सकती है। इससे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग, यूरेनियम जो है, यूरेनियम डेटिंग ये भी इस्तेमाल होता है कब, जब 50,000 साल से ज़्यादा पुरानी वस्तु कोई हो तो। C14 जो है ये प्राचीन वस्तु, कम प्राचीन वस्तु है, और C14 अधिक नवीन वस्तु है। आगे देखते हैं हम लोग नगर विन्यास की पद्धति, यानी जो ग्रिड सिस्टम था इस समय, जल पद्धति, वो कैसे था। तो एक दूसरे को जो सड़कें थी वो समकोण पे काटा करती थी, है ना, यानी जब भी बात होगी तो ऐसी काटती हुई रेखाएं जो सीधी रेखा होती थी, इस पद्धति को हम लोग जाल पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम कहते हैं। यह शतरंज के बिसात की भांति होता है, यानी सड़कें जो है समकोण पे काटी हुई देखी गई हैं। वहीं टीला की बात करें हम लोग तो जब लोग एक ही स्थल पर नियमित रूप से रहते हैं तो इस भूमिखंड को अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिसे टीला कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ जहाँ बैठा हूँ मैं, छत पे आकर के बैठा हूँ, यहाँ एक ढेर लगा हुआ है सैंड का, है ना, यानी बालू रखा गया है। तो बालू ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म शेप एक्वायर किया है, यानी एक टीले का निर्माण किया है। तो टीला यानी जो चीज़ें एक उभरी हुई अवस्था में हो। ईंटों का प्रयोग की बात करें हम लोग तो सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो था और ऊंचाई का 4:2:1 था। यानी अगर कोई वस्तु 4 मीटर लंबी है तो उसकी चौड़ाई 2 मीटर होगी और उसकी ऊंचाई 1 मीटर होगी। अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। तो ऐसे ईंटों की जो है डायमेंशंस थी। यहाँ पे कौन सी ईंटें कैसी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कच्ची ईंट की बात करें तो रक्षा दीवार बनाने में, चबूतरा व सड़क बनाने में इस्तेमाल होती थी। वहीं पक्की ईंटों की बात करें तो विशाल भवन निर्माण में इस्तेमाल होती थी। फन्नीदार ईंट की बात करें तो जल निकासी व्यवस्था में इस्तेमाल होती थी। और अलंकृत ईंट जो है एकमात्र कालीबंगा के फर्श में इस्तेमाल होती हुई दिखी गई है। कालीबंगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस राज्य में है। वहीं एल आकार की ईंट की बात करें तो ये मकान के किनारे, मकान के बाहरी हिस्से व मल निकास व्यवस्था में इस्तेमाल होता था, जिससे वो चीज़ें जो हो बाउंडिंग अवस्था में हो और एक दूसरे को फोर्सफुली बांध करके रखें। फिर आगे मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे एक प्राप्त हुई है विशाल स्नानागार, इसके बारे में जान लेते हैं। यह मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक था और इसका निर्माण पक्की ईंटों दुर्ग क्षेत्र में किया गया था। इसके मध्य में स्थित स्नाना कुंड था और कुछ जो पूर्व दिशा में है बड़ा कुआं बनाया गया था। इस स्नाना कुंड के पूर्व दिशा में जाएंगे तो बड़ा सा एक कुंड बनाया गया था, यानी कुंड यानी कुआं बनाया गया था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था, यानी जब बहुत सारे लोगों को नहाना हुआ तो सभी लोग इसमें जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, जैसे पोखर में तालाब में लोग डुबकियाँ लगाते हैं वैसे, और फिर धर्मानुष्ठान संपादित करवाएंगे। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है और यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है, ऐसा उन्होंने कहा। बात करें हम लोग वास्तुकला की तो यहाँ भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहा जाता है। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। तो सिंधु वासी जो थे उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, वहाँ पे
शुरुआत होती है सिंधु कला की। जैसे ईरान के लोगों ने, है ना, ईरान के साइड में, अफ़गानिस्तान के साइड में जो हिंदकुश पर्वत है, कुनलुन नोट है, यहाँ के लोगों ने शुरू की थी वास्तुकला का निर्माण करना। वहीं बात करें, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता के नगरों के अवशेषों से नगर विन्यास का परिचय मिलता है। नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर मजबूत, मैं इस चीज़ को आगे मूव करता हूँ और देखेंगे आप लोग। मैं थोड़ा सा आज इम्फेटिकली नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट नाइट नहीं, यस्टरडे वी वर ऑर्गेनाइज अ पार्टी एंड वी हैव एंजॉयड सो मच। कल संडे था और कल हम लोग पार्टी में शरीक हुए थे, पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। इस कारण से उसका इफ़ेक्ट आज दिख रहा है। इवन रात में मैं सोया हूँ लेकिन नींद अभी कंप्लीट नहीं लग रही है जबकि इतना अच्छा सुहाना मौसम है। अगर मैं यहाँ का फ़ोटो अपने यूट्यूब पे डालूँ तो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि इतना हरी जो है चीज़ें यहाँ पे हैं, ग्रीनरी, मज़ा आ जाता है गाँव में। तो यहाँ पे प्राचीर बनाया जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर, यानी ऑक्सफोर्ड मेथड पर, यहाँ ऑक्सफोर्ड लिखा है, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर जो होता है उसको बोलते हैं समकोण, राइट एंगल पर काटती हुई चौड़ी बनाई जाती थी, जिनके किनारे नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था, जिनके दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे। घर में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार और तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं थी यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में कल के पार्टी का दृश्य। ये सभी सर लोग हैं यहाँ पे, रितेश सर, अमित सर, राजेश्वर सर, इमरान सर, मैं और ये सर। तो इतने सारे इंटेलेक्चुअल पर्सन यहाँ पे जुटे हुए हैं पार्टी में। बहुत ही प्यारा पार्टी था, बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं एक और फ़ोटो अभी शूट कर लेता हूँ जो आप लोग को दिखा देता हूँ। कहाँ गया? सॉरी, वीडियो चालू ही था, मैं उसमें फ़ोटो ले रहा था। देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा दृश्य है यहाँ पे, देखिएगा तो कितना अच्छा लगता है गांव का इलाका। जब आपको मौका मिलेगा पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप गांव में रह के पढ़ाई करते हैं तो बहुत प्यारा मौसम होता है पढ़ने के लिए। ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपने तैयारी को कैसा रूप देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कृषि के बारे में, है ना। अच्छा, कितना अच्छा बात हुआ कि हम लोगों ने ग्रीनरी चीज़ें देख ली और कृषि भी अब पढ़ने जा रहे हैं। वे चावल के उत्पादन से परिचित थे, यानी सिंधु वैली के, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, इस सिविलाइजेशन के लोग थे, वे लोग चावल से परिचित थे। चावल के उत्पादन का साक्ष्य जो है लोथल व रंगपुर से मिला है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये लोथल और रंगपुर कहाँ पे है ना, क्योंकि जितना आप लोग कमेंट लिखते हैं उतनी चीज़ें आप लोगों को मेमोराइज होती जाती हैं, है ना। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र के से बाजरे की खेती एवं रोजदी जो गुजरात में है से रागी के विषय में साक्ष्य मिलते हैं। विश्व में कपास उगाने वाले
वालों में सिंधुवासी प्रथम थे, इसलिए मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु शब्द का ही यूनानी रूपांतरण है। जैसे इसी से आप लोग देखते हैं कि कैसे हिंदुस्तान शब्द हो गया, सिंधुस्तान से हिंदुस्तान कैसे हो गया, यानी सिंध निवासी जो थे वो अब हिंद निवासी कहलाने लगे, है ना। तो उस तरह से हिंदुस्तान नाम आया। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंध स्तर से हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर ज़िले में स्थित चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद ज़िले में स्थित वनावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला हुआ है। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे पढ़ना अच्छी बात है।